नमस्कार, शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, इस पठन पाठन के क्रम में हम लोग इसके पहले कैदी और कोकिला पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। उसका प्रश्नाभ्यास आप सभी लोगों को भेजा जा चुका है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने उसे अपनी कॉपी में लिख लिया होगा और आप सभी लोग उस कविता का अभ्यास कर रहे होंगे। इसी के क्रम में आज पाठ्यक्रम में निर्धारित जो हमारा अगला पाठ है, जो कि काव्य खंड के अंतर्गत बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह पाठ राजेश जोशी जी के द्वारा लिखा गया है और राजेश जोशी जी के द्वारा रचित इस कविता का हम अध्ययन करेंगे। इसी के क्रम में सबसे पहले हम कवि के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालेंगे। तत्पश्चात जैसा कि हम सभी लोग पढ़ते हैं कि इसके बाद हम लोग काव्य की पंक्तियां पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को जानते हैं। तो इसी के क्रम में आज सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं राजेश जोशी जी के जीवन वृत्त से। तो आइए सबसे पहले हम सभी लोग राजेश जोशी के जीवन परिचय से अवगत हों, उनके साहित्यिक योगदान के विषय में हम सभी लोग जानें, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं से हम परिचित हों और इसके पश्चात उनके द्वारा रचित इस कविता का क्या उद्देश्य है हम उसे भी जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं राजेश जोशी का जीवन परिचय। जीवन परिचय के क्रम में यदि हम शुरुआत करें तो राजेश जोशी जी हिंदी साहित्य की समकालीन कविता के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं और ये इस दौर के सबसे मुखर कवियों में से एक हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी समकालीन कविता का लक्ष्य आम आदमी और समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करना है। उसी के क्रम में इस समकालीन कविता के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में राजेश जोशी जी को हम सभी लोग जानेंगे। राजेश जोशी जी के जन्म के विषय में बात करें तो इनका जन्म 18 जुलाई सन 1946 ईस्वी में हुआ और यदि हम जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म नरसिंहगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। माता का नाम श्रीमती कमला जोशी और पिता के नाम की बात करें तो श्री ईश नारायण जोशी। पिता का नाम श्री ईश नारायण जोशी। यदि हम इनकी शिक्षा की बात करें, इन्होंने जीव विज्ञान विषय में MSc किया तथा समाजशास्त्र विषय से MA भी किया। MA इन्होंने समाजशास्त्र विषय से किया। शिक्षा प्राप्ति के बाद इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य किया और साथ ही साथ अध्यापन कार्य भी करते रहे। तो यहाँ हम लिख देते हैं शिक्षा प्राप्ति के बाद पत्रकारिता
व अध्यापन कार्य भी किया। इन्होंने शिक्षा प्राप्ति के बाद पत्रकारिता और अध्यापन कार्य भी किया। अब यदि हम इनकी रचनाओं के विषय में बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें सबसे पहले हम काव्य संग्रह की बात करेंगे। काव्य संग्रह के अंतर्गत एक दिन बोलेंगे पेड़, दूसरा नेपथ्य की हंसी, तीसरा मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का चेहरा तथा दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच। यदि हम नाटक की बात करें तो टंकारा का गाना, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना, अच्छे आदमी। यदि हम कहानी संग्रह की बात करें कपिल का पेड़, सोमवार और अन्य कहानियाँ, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, नेपथ्य की हंसी, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, नाटक टंकारा का गाना, अच्छे आदमी, और कहानी की बात करें तो कपिल का पेड़, सोमवार और अन्य कहानियाँ। इसके साथ ही साथ इन्होंने बाल कविता का भी संग्रह किया है और कुछ अन्य कविताओं का अनुवाद भी किया है, जिसके क्रम में हम जानेंगे। जिसके क्रम में इन्होंने मायाकोव्स्की तथा भर्तृहरि जो कि संस्कृत के कवि हैं, मायाकोव्स्की तथा भर्तृहरि की रचनाओं का अनुवाद भी किया। इन्होंने मायाकोव्स्की तथा भर्तृहरि की कविताओं की रचनाओं का अनुवाद भी किया। साथ ही साथ इन्होंने समर गाथा नाम से एक लंबी कविता भी लिखी। समर गाथा इनकी एक लंबी कविता है। तथा इनके जो प्रारंभिक लेख थे वह साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा सारिका आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। इनके जो प्रारंभिक लेख वह साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा सारिका
जैसे पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं के संपादन कार्य के साथ साथ, अध्यापन कार्य के साथ साथ लघु फिल्मों की पटकथाएं भी लिखते रहे हैं। इनके बाल काव्य का जो संग्रह है वह गेंद निराली मिट्ठू की नाम से प्रकाशित है। इनकी बाल कविता का संग्रह, इनकी बाल कविता का संग्रह गेंद निराली मिट्ठू की गेंद निराली मिट्ठू की नाम से प्रकाशित है, जिसमें हमें बाल कविताओं का संग्रह भी मिलता है। तो रचनाओं के क्रम में हमने जाना कि इन्होंने काव्य रचना के साथ साथ साहित्य की अन्य विधाओं से भी ये जुड़े रहे, जिसमें हमने देखा नाटक, कहानी, बाल कविताओं का संग्रह और कविताओं का अनुवाद भी इन्होंने किया। साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं के संपादन कार्य के साथ साथ इन्होंने लघु फिल्म की पटकथाओं को भी लिखा। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि इन्हें किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पुरस्कारों के क्रम में हम जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए, इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए हम उसे भी जानते हैं। पुरस्कार की बात करें, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मुक्तिबोध पुरस्कार, शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान से भी सम्मानित किए गए। तो पुरस्कारों के क्रम में हमने देखा कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, मुक्तिबोध पुरस्कार, शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान और मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें रहीं जो कि इनके जीवन वृत्त,
इनके कृतियों से संबंधित रही। अब हम पाठ्यक्रम में निर्धारित जो पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं इसकी रूपरेखा से भी परिचित होंगे। कुछ हम इस पाठ की भूमिका के विषय में भी जानेंगे और जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम आपके समक्ष काव्य की पंक्तियों के भावार्थ के साथ प्रस्तुत होंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारे पाठ की रूपरेखा क्या है। पाठ की भूमिका या रूपरेखा की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि यह पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं राजेश जोशी जी के द्वारा रचित है। और इस पाठ में हम एक ऐसे सामाजिक और आर्थिक विडंबना के विषय में जानेंगे जिसके कारण बच्चे खेल, शिक्षा और मनोरंजन के साधनों से वंचित हैं। आखिर वो ऐसी कौन सी समस्या है? हम सभी जानते हैं वह बड़ी समस्या के रूप में जिसे हम बाल मजदूरी के नाम से जानते हैं। तो यह जो बाल मजदूरी की समस्या है उस समस्या से किस प्रकार से एक वर्ग विशेष के बच्चे प्रभावित हैं, किस प्रकार से बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। और यह जो हमारी कविता है यह कविता एक सामाजिक बोध की कविता है जिसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि देश के भविष्य जो ये नौनिहाल बच्चे हैं इनका बचपन कैसे छीन जाता है। ये बचपन के समय में जब इनकी उम्र पढ़ने लिखने की होती है, खेलने कूदने की होती है, तो कैसे ये मजदूरी करने के लिए विवश हो जाते हैं, कैसे ये सारी सुख सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। और यदि हम इस दशा में एक अच्छे भविष्य की कल्पना करें, अपने देश अपने राष्ट्र के एक अच्छे भविष्य की कल्पना करें तो शायद यह असंभव सा लगता है। शायद यह एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसकी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक था और शायद इसी उद्देश्य से कवि ने अपनी इस कृति के माध्यम से इस समस्या को हम सभी के सामने उजागर करने का प्रयास किया है। इसमें इस समस्या के प्रति कवि ने चिंता व्यक्त की है और भविष्य में आने वाली उस समस्या के प्रति हमें सचेत किया है, हमें आगाह किया है कि शायद यदि हम इन समस्याओं पर ध्यान न दें तो हमें एक बड़ी भयानक समस्या का सामना करना पड़ेगा और शायद वह हमारे देश और हमारे राष्ट्र के हित में नहीं होगा। अतः हमें सतर्क होने की आवश्यकता है, हमें सचेत होने की आवश्यकता है। आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके कारण इन बच्चों को बाल मजदूरी करना पड़ रहा है, इनके पढ़ने लिखने की उम्र में इनका बचपन छीन जा रहा है, इनके पढ़ने लिखने की उम्र में ये किसी और कार्य के लिए विवश हो रहे हैं, जबकि यह समय उनके पढ़ने लिखने, उनके खेलने कूदने का है, उन्हें अपने बचपन का आनंद लेने का है। इसके बावजूद ये बच्चे हमारी आँख के सामने ऐसा हो रहा है और हम सभी लोग देखते हुए भी इसके विषय में कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, जिसके लिए कवि का मन चिंतित है और वह भविष्य की कल्पना करके व्यथित है और ऐसी समस्या को हमारे सामने एक बड़ी समस्या के रूप में रखता है और हमें यह सचेत करता है कि हम भी इस समस्या के प्रति जागरूक हों। तो हम सभी लोग बाल मजदूरी की इस समस्या से संबंधित यह जो कविता है जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बच्चे अपने बचपन छिन जाने पर कैसे वह बाल मजदूरी के लिए प्रेरित हो जाते हैं, कैसे वह इस समस्या का सामना करते हैं, इन सभी तथ्यों पर हम कविता के माध्यम से बिंदुवार प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे और हम उसे सही ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही कि पाठ की जो रूपरेखा, जो भूमिका हमने समझी और कवि के जीवन वृत्त से संबंधित जो बातें हमने जानी, इसे हमें कॉपी में लिखना है।
जीवन परिचय वीडियो के माध्यम से आप इसकी मदद से कॉपी में अपने जीवन परिचय लिखेंगे। इसके बाद आप इस पाठ की रूपरेखा, इस पाठ की भूमिका को भी लिखेंगे और अगले वीडियो में हम आपके समक्ष फिर काव्य की पंक्तियों के भावार्थ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।